वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए पढ़ा था। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। उसमें हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी लिया था, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। उनके कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर किया था हमने, मैकेनिकल के ट्रांसलेशनल सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम। जैसे अगर वहां पे हम मास की बात करते हैं तो दूसरे सिस्टम में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज कहलाती है एनालॉगी। अभी आपको क्या करना है, आपको एक मैकेनिकल सिस्टम दिया होगा। इन जनरल दो टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, या तो आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछा जाएगा या आपसे एनालॉगी। ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि अब तक जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल ट्रांसफर फंक्शन से आते हैं। एनालॉगी वाला पार्ट जो है वो आप बीएसएस में कवर कर चुके हैं। तो बीएसएस में एनालॉगी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उससे एक स्टेप आगे आप बढ़ गए हैं। अब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाता है वो मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाऊंगा, और कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सिलेबस की बात है, यहाँ से कुछ सिलेबस तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हम केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो वो चीज हमारी इसमें कवर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें जब हमने एनालॉगी कही थी तभी भी हमने ये चीज बताया था, जब आपने बीएसएस पढ़ा होगा तब भी हमने आपको एक चीज बताया था कि दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे एक तो जो मास है, ये जो एम है, ये कोई ब्लॉक है जिसका मास एम है, ठीक है। और ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये एक डैम्पर है जिसका कोफिशिएंट बी है, और ये अप्लाइड फोर्स वी है, एफ है। अब हमने एक आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अप्लाइड फोर्स है वो रेजिस्टिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम के लिए। तो वही इक्वेशन हमें यहाँ लगानी है, बट हमें इंडिविजुअली फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ इक्वेशन जनरली, जो ये जनरल है, यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन 99% यही रहेगा। नंबर ऑफ इक्वेशन किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ मास पे, जो मास दिए हुए हैं, या नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। जहां मास होता है वहां पर हम जनरली डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, जहां मास है यहीं पे डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी चीज, मास कभी भी कॉमन नहीं होता है। मास इज नेवर कॉमन, मास इज नेवर कॉमन। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपकी बार बार यूज होंगी। मान लीजिए अगर दो ब्लॉक होते, एक मास यहाँ लगा होता तो वो मास इंडिविजुअली रहता, कॉमन नहीं रहता। जबकि के अगर दो मास के बीच में, मान लो ये सिचुएशन कुछ आ जाए कि यहाँ एक है, यहाँ एक है, और इनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसके स्प्रिंग में जो फोर्स होगा उसको हम लिखेंगे x1 माइनस x2, कि भाई x1 इधर लग रहा है, x2 इधर लग रहा है, ये कॉमन है। लेकिन जब हम मास के लिए लिखते हैं तो कभी भी कॉमन नहीं लिखते। अगर ये वाला मास ले रहे हैं तो लिखेंगे m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और अगर ये वाला मास ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे m1 डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। दो चीजें हो गई जो मैंने आपको समझाई। ठीक है, ये दो चीजें हमने आपको समझा दी। अब तीसरी चीज ये है कि जो चलो वो मैं सरफेस के साथ में बताऊंगा जब क्वेश्चन में आएगा। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बेटा यहाँ पे कितनी इक्वेशन बनेगी, तो आपका सिंपल जवाब देगा कि सर एक मास लगा हुआ है, इस मास पे एक डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे सर एक ही इक्वेशन बनेगी। कितना सिंपल है, ठीक है। जितने मास है उतना डिस्प्लेसमेंट है, उतनी आप इक्वेशन बना दो। कैसे बनाएंगे इक्वेशन भी, कि भाई सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनता है किसका है, मास का ही बनता है। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनेगा, मास का बनेगा। तो मास कहाँ है, ये है m। तो मैं सबसे पहले इस m को ले लेता हूं। अब इस m में आप समझिए कि इसमें अप्लाइड फोर्स क्या है, Ft। अप्लाइड फोर्स क्या है बेटा, Ft, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो इसका अपोज कौन कौन करेगा, एक तो इसका खुद का मास, दूसरा ये स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है ये भी अपोज करेगा, और ये डैम्पर लगा हुआ है ये भी अपोज करेगा। तो अपोजिंग फोर्स कितने हो गए,
1 2 3, 3 अपोजिंग फोर्स हो गए। कौन कौन से? पहले वाले को मैं लिख देता हूं, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये टर्म आपने पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इनर्शिया की वजह से फोर्स लगता है वो कितना होता है, कितना होता है, एफ इक्वल टू एम ए को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फोर्स लग रहा है मेरा स्प्रिंग की वजह से, तो स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बी की वजह से कितना फोर्स लगता है बेटा, तीसरा बी डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डैम्पर जो होता है वो हमारा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम उसको लिखते हैं वेलोसिटी को डीवी बाई डी टी। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके थे कितना फोर्स आता है। अब ये अप्लाइड फोर्स है, ये रेजिस्टिंग फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या था, अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल टू, इन सबका सम कर दो, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स। ठीक है, ये सब टाइम डोमेन में है बेटा, ये सब चीजें क्या है, टाइम डोमेन में। अच्छा, जब मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं तो मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आंसर चाहिए होता है, लाप्लास डोमेन में आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लाप्लास लेना पड़ेगा। तो टेक लाप्लास बाय एज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन। मैंने मान लिया कि इनिशियल कंडीशन 0 है और अब मैं इसका लाप्लास ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, एफ टी को तो हम लिख देंगे बेटा एफ एस, इसको लिख देंगे एम डी स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर एक्स एस, बाकी तो इनिशियल कंडीशन आ जाती है वो 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू एस एक्स एस प्लस ए इंटू एक्स एस। ये चीज क्या है, ये हमारा लाप्लास से आया, ये लाप्लास में डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी थी। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन है तो एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस एक्स नॉट फिर माइनस एक्स डैश नॉट, इस तरह से आता था। हमने इनिशियल कंडीशन को 0 मान लिया तो केवल ये टर्म आएगी। तो एक बार थोड़ा सा लाप्लास को रिवाइज जरूर कर लेना, वहां पे थोड़ा थोड़ा यूज बीच बीच में आएगा, जैसे यहां आया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एस इक्वल टू एक्स एस को हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहां से आ जाएगा एस स्क्वायर एम, यहां से आ जाएगा एस इंटू बी और यहां से आ जाएगा के, राइट। अब हमें क्या निकालना था, एक्स एस अपॉन एफ एस, तो जस्ट एक्स एस अपॉन एफ एस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ इंटू एस स्क्वायर बी इंटू एस प्लस के। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, राइट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। समटाइम्स आपको ऐसा भी कह देता है कि इसका एनालॉगी बनाओ, तो एनालॉगी कैसे बनाते थे हम एनालॉगी ऐसे बनाते थे कि चूंकि जितने मास होते थे उतने ही नंबर ऑफ लूप बनाते थे। जिन बच्चों को डाउट है वो एक बार पीएसएस का लेक्चर रिवाइज कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनालॉगी में क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको उसमें लेके नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक। लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाहता है तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ मास होते हैं उतने ही हम लूप बनाते हैं, उतने हमने लूप बना दिए। ठीक है, अब इस लूप में हमको केवल ये देखना है कि कितने मास कितने फोर्स हमारे लग रहे हैं। तो इसमें हमारा एक तो फोर्स लग रहा है एफ, इसको फोर्स से रिप्रेजेंट कर दो, मास लग रहा है एम, के लग रहा है और बी लग रहा है, तो ये हो गया एफ बी के और एम। अब आप फोर्स वोल्टेज एनालॉगी की टेबल खोल लेना, ठीक है, और वहां से उसको मैच करा लेना कि हम एफ के लिए वी लिखते हैं, एम के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, और के लिए क्या यूज करते हैं, बी के लिए क्या यूज करते हैं, उसको रिप्लेस कर देना, आपकी एनालॉगी हो जाएगी। हालांकि एनालॉगी का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, कई साल से हम ये देखा है
कि एनालॉगी पे क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रांसफर फंक्शन पे क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसफर फंक्शन आपसे जनरली पूछ लिया जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया। अब मैं आपको कराता हूँ जो मेन क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में आया हुआ था। यस, ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन भी इतना आसान तो है नहीं, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में कितने आपके मास है। तो m1 है और m2 है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने मास होंगे उतने डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो देखो y2 है, y1 है, दो डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया। कितनी इक्वेशन बनाएंगे हम? दो इक्वेशन बनाएंगे। कितनी इक्वेशन बनाएंगे? दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो राइट इसमें पूछा कि नहीं? हाँ, इसमें नहीं पूछा है। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। ये एक जनरल हेडलाइन है क्वेश्चन की। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लिख ही रहे हैं और उसको ऑब्टेन कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ये दोनों चीजें हम इसमें कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ। सबसे पहले m1 का बना दो बेटा। चलो m2 का बनाए, क्योंकि m2 बाहर है, तो पहले m2 का बना देते। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स है m2। ठीक है, अब m2 में फोर्स किधर लग रहा है? अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ है, तो दिस इज द अप्लाइड फोर्स Ft। ठीक है, अब इस m2 को अपोज क्या कर रहे हैं? एक तो इसका खुद का मास, दूसरा ये B2 डैम्पर और तीसरा B1 डैम्पर। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख देंगे B2। बट अब अगर आप देखें तो B2 सीधे रेफरेंस से कनेक्टेड है और इस डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है। तो B2 के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे? Y2। Y2 यूज करेंगे ना, Y2 इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B2 जो है या तो एक तरफ रेफरेंस से है और एक तरफ मास से है। मास पे डिस्प्लेसमेंट y2 है और रेफरेंस पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, जीरो है। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? y2। तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा? डी y2 बाई dt। लेकिन अगर मैं बात करूं b1 की, तो इधर ये m2 से कनेक्ट है जहां डिस्प्लेसमेंट y2 है, इधर ये m1 से कनेक्टेड है जहां डिस्प्लेसमेंट y1 है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिया जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? यहां पर हम लिखेंगे b2 d बाई dt ऑफ y2 माइनस y1। y2 माइनस y1। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो b1 है m1 और m2 के बीच में कनेक्टेड है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। इसको तो हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कैसे लेंगे? जिसके लिए फोर्स निकाल रहे हैं उसको बड़ा मानेंगे, यानी कि y2 को बड़ा मानेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। सिंपल है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बना देते हैं। क्या हो जाएगी? Ft इक्वल टू, F तो यहां पर है ही, ठीक है, m2 तो रहेगा ही रहेगा। तो कितना लिखेंगे? m2 d स्क्वायर y2 बाई dt स्क्वायर प्लस b2 dy2 बाई dx प्लस b ये भी b2, वो b1 है, सॉरी ये b1 है बेटा, ये b1 है, प्लस b1 d बाई dt ऑफ y2 माइनस y1। तो यहां पर हम इसका लाप्लास ले लें, एक लाप्लास, और हर केस में हम इनिशियल कंडीशन को बेटा जीरो मान रहे हैं। हर केस में हम क्या मान रहे हैं? इनिशियल कंडीशन को जीरो मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एस स्क्वायर m2 y2s, ठीक है, प्लस s इंटू b2, इसका कितना आ जाएगा? y2s, ठीक है, प्लस s इंटू b1 और अंदर आ जाएगा y2s माइनस y1s। बस सिंपल रखना है, जहां पे स्क्वायर की टर्म आई वहां एस स्क्वायर आ जाएगा, जहां पे कोई पावर 1 है वहां एस आ जाएगा, जहां पे
कोई पावर नहीं है, डिफरेंशियल टर्म नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। और सिंपली y को ys में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल सा लाप्लास हमें यूज करना है, बहुत हाई फाई लाप्लास इसमें नहीं जा रहे हैं। इतना परेशान मत होना कि सर पहले लाप्लास भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं भैया इतना लाप्लास नहीं है। सिंपल सा है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो एस स्क्वायर आ जाएगा, सिंगल है तो एस आ जाएगा, और अगर डिफरेंशियल नहीं है तो एस नहीं आएगा। ठीक है जी, इतना करना है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। या इसको भी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर ले ताकि बाद में दिक्कत ना आए। y2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम y2s को कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा s स्क्वायर m2 प्लस एस b2 प्लस एस b1। ठीक है जी, ये कॉमन ले लिया, माइनस s इंटू b1 y1s। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं F2 का, FBD ऑफ M1, इस वाले मास का। इस वाले मास का अगर मैं बनाऊं तो बेटा इसमें कितने फोर्स लगेंगे ये भी बता दो जरा। M1। अब इसमें ये जो B1 है जो इसको अपोज कर रहा था, ये इसके लिए अप्लाइड फोर्स का काम करेगा। यानी कि इसमें जो फोर्स है नीचे की तरफ, ये वाला फोर्स B1 d बाई डी टी ऑफ, अब चूंकि हम M1 के लिए यूज कर रहे हैं तो Y1 को बड़ा मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस Y2। ये जो डैम्पर फोर्स लगा रहा था इसके केस में अपोज कर रहा था, लेकिन इसके केस में ये इसको नीचे खींच रहा है क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है, तो ये इसमें अप्लाइड फोर्स का काम कर रहा है। और अपोज कौन करेगा, इसका मास और ये स्प्रिंग, यानी कि दो फोर्स। तो इसमें भी दो फोर्स काम करेंगे, एक तो M1 डी स्क्वायर Y1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस, और दूसरा फोर्स लगेगा स्प्रिंग का K इंटू Y1 राइट। ठीक है जी, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, यानी कि P1 d बाई डी टी ऑफ Y1 माइनस Y2 इक्वल टू M1 d स्क्वायर Y1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस K इंटू Y1। इसका लाप्लास ले लो, एक लाप्लास तो कितना हो जाएगा P1s, और ये हो जाएगा Y1s माइनस Y2s इक्वल टू M1s स्क्वायर Y1s प्लस K इंटू Y1s। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, Y1 Y2 को इक्वेट कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा B1s इंटू Y1s, और Y2 की टर्म नहीं ले रहे, Y1 की इधर से लेके जा रहे हैं, माइनस M1s स्क्वायर Y1s माइनस K इंटू Y1s। ठीक है, इक्वल टू ये माइनस Y2s इंटू B1s इधर की साइड चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा B1s इंटू Y2s। ठीक है, Y1s को कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा B1s प्लस s स्क्वायर M1 ठीक है जी, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ कि हमें निकालना क्या है, Y1 बाई Fs निकालना है, Y1 अपॉन Fs, यानी कि Y2 का तो कोई काम नहीं है, F तो यहां पर है, F यहां है, और यहां से मुझे क्या करना है, Fs Y1s अपॉन Fs निकालने के, Y2 को गायब करना है। तो इस इक्वेशन में Y2 की वैल्यू यहां से रख दूं, तो यहां से मुझे निकाल के आ गया Y2s इक्वल टू Bs इंटू B1 माइनस s स्क्वायर M1 माइनस K अपॉन B1s, ये मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये आ गया Y2। पुट द वैल्यू ऑफ Y2s इन
इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये तो कितना आ जाएगा एफ एस इक्वल टू y2s की जगह मैं पूरी वैल्यू रख देता हूं s इंटू b1 माइनस एस स्क्वायर m1 माइनस k अपॉन s इंटू b1 और ये आ जाएगा मेरा y1s और ये वाले भी जो टर्म है ये भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा एस स्क्वायर m2 प्लस एस इंटू b2 प्लस एस इंटू b1 अपॉन ये, और ये पूरी टर्म आ जाएगी y1s माइनस एस b1 y1s। ठीक है जी, तो ये दोनों में y1s आ गया, इधर fs आ गया। अब अगर मुझे निकालना है y1s अपॉन fs तो y1 को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा y1s अपॉन fs विल बी इक्वल टू हो जाएगा b1 अपॉन b1 माइनस एस स्क्वायर m1 माइनस k इंटू स्क्वायर m2 प्लस एस b2 प्लस एस b1, ये पूरी टर्म ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है जी, और पूरा निकालना पड़ेगा यार, पहले रुक जाओ। पहले हम यही निकाल लेते हैं एफ एस इक्वल टू y1s को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे तो एस बी वन आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ टर्म आ जाएगी। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं यार, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, हम ऐसे ही रख लेते हैं एस बी वन माइनस एस स्क्वायर एम वन माइनस के और एस स्क्वायर एम टू प्लस एस बी टू प्लस एस बी वन, ठीक है, माइनस, अब चूंकि एस बी वन लिया है तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर बी वन स्क्वायर। ठीक है जी, और ये आ जाएगा बस। अब y1 अपॉन एफ एस कर दो, इसको उल्टा हो जाएगा, ये आंसर है। तो y1s अपॉन एफ एस इक्वल टू हो जाएगा एस बी वन अपॉन एस बी वन माइनस एस स्क्वायर एम वन माइनस के एस स्क्वायर एम टू प्लस एस बी टू प्लस एस बी वन माइनस एस स्क्वायर बी वन स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आप चाहो तो इसको जितना मिनिमाइज करना चाहो उतना करके आप एग्जाम में लिख दो, नहीं भी लिखोगे इतना भी लिख के आओगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हो किसी सिस्टम का। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें भी दो इक्वेशन बनेंगी, मास m1 है और m2 है। तो m1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ का बना देते हैं, क्या होगा, इधर तो F1 लग रहा है, ये M1 है, इस M1 की वजह से लग जाएगा तो ये लग जाएगा FM, ठीक है, एक इसकी वजह से लग जाएगा। अब देखो इसमें अपोज क्या कर रहे हैं, ये तो खुद का मास तो कर ही रहा है M1, A अपोज कर रहा है, B अपोज कर रहा है, बट ये K और B दोनों कॉमन है Y2 और Y1 के बीच में, ये K भी कॉमन है Y2 Y1 के बीच में, B भी कॉमन है Y1 Y2 के बीच में, तो यहाँ पे डिफरेंस लिया जाएगा। तो कितना होगा K F K x1 माइनस x2 सॉरी y1 माइनस y2, ठीक है, और इसी तरह से एफ बी y1 माइनस y2। अब हम इसको अगर लिख लें
तो कितना हो जाएगा डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल से कि भाई अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ एम प्लस एफ के प्लस एफ पी, ये तीन ही तो फोर्स है। तो एफ कितना भी है जो भी है, एफ टी है, एफ एम कितना हो गया एम वन डी स्क्वायर, कितना डिस्प्लेसमेंट था वाई वन, डी स्क्वायर वाई वन बाई डी टी स्क्वायर प्लस एफ के कितना हो जाएगा बी थ्री डी वाई वन माइनस वाई टू अपॉन डी टी प्लस एफ के कितना हो जाएगा के इंटू वाई वन माइनस वाई टू। एक चीज और ध्यान रखना, इसके नीचे B1 B2 अगर कभी लिखा हुआ दिख जाए तो ये बेसिकली फ्रिक्शन के लिए होता है, फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। कई बार तो यहाँ पे इसके आगे लिख देगा जीरो, अगर जीरो लिख दिया तो यूज नहीं करना है, लेकिन अगर लिखा है और जीरो नहीं लगाया तो इसको यूज करना है। अब जब बी को यूज करेंगे तो यहाँ वाला बी जो है ये कॉमन नहीं होता, ये तो इस मास पे अप्लाई हो रहा है, तो इस B1 के साथ में डिस्प्लेसमेंट Y1 रहेगा, इस B2 के साथ में डिस्प्लेसमेंट Y2 रहेगा, ये कॉमन नहीं आएगा। ये वाला B3 कॉमन है Y1 Y2 के बीच में, बट ये वाला B1 कॉमन नहीं है, तो इसको सीधे सीधे हम Y1 के साथ रखेंगे। तो कितना हो जाएगा प्लस B1 डी Y1 बाई डी टी। ठीक है जी, अब इसका लाप्लास ले लो, कितना आ जाएगा एफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर M1 Y1s प्लस एस इंटू B3 Y1s माइनस Y2s प्लस के इंटू Y1s माइनस Y2s प्लस B1 इंटू एस Y1s। ठीक है जी, ये यहां से हमने क्या किया, पहले कॉमन ले लिया, s इक्वल टू Y1s को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा एस स्क्वायर M1 प्लस एस इंटू B3 प्लस के प्लस B1s। ठीक है जी, और माइनस में Y2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा s इंटू B3। ठीक है जी, और माइनस के, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछिए, देखो इसमें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपने निकाल दी, एंड फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या है हमारा, y1 भी निकाल सकते हो, और अगर m2 के लिए देखोगे तो y2 निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो भी निकालना दोनों निकाल देंगे हम। नाउ अब हम लेंगे एफबीडी ऑफ, हमें बनाना है M2 के लिए, तो देखो मैं केवल डायग्राम यहां बना दे रहा हूं। अब इस M2 के लिए ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ये क्या है अप्लाइड फोर्स है, और रेजिस्टिंग फोर्स केवल M2 है या B2 है। तो यहां की तरफ आपका लगेगा K इंटू Y2 माइनस Y1। ठीक है, और इधर आ जाएगा B3 डी बाई डी टी ऑफ Y2 माइनस Y1। ये दोनों फोर्स तो अप्लाइड फोर्स का काम कर रहे हैं इस M2 के लिए। रेजिस्टिंग फोर्स या तो ये B2 है या ये M2 है, तो रेजिस्टिंग फोर्स कितना हो गया बेटा इसके लिए, M2 डी स्क्वायर Y2 बाई डी टी स्क्वायर, और तीसरा हो गया B2 डी Y2 बाई डी टी। ठीक है जी, अब ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स हो जाएंगे, बस इतना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम इक्वल रख देते हैं, ए Y2 माइनस Y1 Y2 माइनस Y1 प्लस B3 सॉरी हाँ B3 Y2 माइनस Y1 इक्वल टू M2 डी स्क्वायर Y2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस B2 डी Y2 बाई डी टी। अब इसका लाप्लास ले लो, तो
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a y2s माइनस y1s प्लस b3, ये आ जाएगा d बाई डी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा b3 इंटू एस y2s माइनस y1s इक्वल टू m2 s स्क्वायर y2s प्लस b2s y2s। राइट, तो एक तरफ y2s को कॉमन ले लो भाई, इस वाले ब्लॉक के लिए ये दोनों तो हो गए अप्लाइड फोर्स और इसका खुद का मास और ये डैम्पर, ये दोनों कर रहे हैं रेजिस्ट। तो वही हमने इक्वेशन लिख दी, y2 और y1 को अलग अलग कर लो। तो अगर मैं इधर y2s को अलग करता हूं तो मुझे मिलेगा k प्लस b3s माइनस एस स्क्वायर m2 माइनस b2s इक्वल टू आ जाएगा मुझे क्या, y1s कितना, a प्लस b3s। ठीक है, अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकाल दी, आपको निकालना है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है आपके पास ft और आउटपुट क्या है y1, यानी कि आपको क्या निकालना है, एक तरह से ft अपॉन y1 निकालना है। तो ft अपॉन y1 निकालना है तो fs यहाँ है, y1 यहाँ है, ये y2 को रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं यहां से y2 की वैल्यू निकाल दूं कि y2s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b3s अपॉन a प्लस b3s माइनस एस स्क्वायर m2 माइनस b2s। ये ब्रैकेट नहीं है यार, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, b2s मल्टीप्लीकेशन में माइनस b2s इंटू y1s, ये आ गया। तो इस ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा। अगर मैं इसको यहां रख देता हूं तो मुझे सिंपली fs इक्वल टू मिल जाएगा, fs इक्वल टू y1s को मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा, s स्क्वायर m1 प्लस एस b3, ये वाली वैल्यू टाइप कर देंगे पूरी, प्लस k प्लस b1s। ठीक है जी, और माइनस में माइनस चलिए तो माइनस b3 माइनस k और y2 की जगह ये रख देंगे तो ये आ जाएगा k प्लस s इंटू b3 अपॉन k प्लस b3s माइनस एस स्क्वायर m2 माइनस b2s। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका fs आ गया। अब y1 अपॉन fs करना है तो इसी को कर देना है सॉल्व बस। y1 अपॉन fs, इसको एलसीएम ले लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख लेंगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन y1s अपॉन fs, इसको आप कैलकुलेट कर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। राइट, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी के तौर पे दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी आपको। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी दो ब्लॉक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर B1 को 0 दिया हुआ है, तो इन B1 और B2 को आपको कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, M1 के लिए देखो, सबसे पहले M1 पे इधर तो लग रहा है फोर्स। ठीक है, यानी कि ये तो लग गया, सबसे पहले अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है,
यानी कि ft, ठीक है। और इसका जो अपोज करेगा वो इसका मास करेगा, यानी कि m1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर। और दूसरा क्या अपोज करेगा इसको, ये स्प्रिंग यानी कि k1, लेकिन स्प्रिंग कॉमन है x1 x2 के बीच में, इसको लिखेंगे x1 माइनस x2। ये जरूर ध्यान रखेंगे कौन कौन से फोर्स कॉमन है। मास कभी कॉमन नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये बॉटम में लगा हुआ है डैम्पर, ये भी कॉमन नहीं होगा, केवल वो कॉमन होगा जो दो ब्लॉक के बीच में लगना होगा, ठीक है। तो k1 x1 माइनस x2 हो गया, ये दो अपोजिंग फोर्स हो गए। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा मेरी, ft इक्वल टू m1 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर प्लस k1 x1 माइनस x2, ठीक है। लाप्लास ले लेंगे, क्या करेंगे, मेथड सेम है सब में, लाप्लास ले लेंगे। ये हो जाएगा fs इक्वल टू एस स्क्वायर m1 x1s प्लस k1 x1s माइनस x2s, ठीक है जी। यहां से आ गया fs इक्वल टू, हमें चाहिए x2 और f1s, k1 को हमें, सॉरी x1 हमें नहीं चाहिए, तो हम इसमें से x1s को कॉमन ले ले, एस स्क्वायर m1 राइट प्लस k1 माइनस k1 x2s, ठीक है जी। इक्वेशन 1। आगे चल के मुझे x1 को रिप्लेस करना है क्योंकि x2 मुझे चाहिए, तो x1 को हटा देंगे और ये कहां से हटाएंगे, दूसरे मास से इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन कहां से आएगी, सेकंड मास से आएगी। तो fpd ऑफ m2, ये क्या था m1। इसके लिए अगर मैं बना दूं तो देखिए, ये जो के वाला फोर्स था ये इसको अपोज कर रहा होगा, ठीक है, ये इसको अपोज कर रहा होगा, तो केवल इसमें अप्लाइड फोर्स यहां पर यही रहेगा, क्या चीज, k1 x2 माइनस x1। और इधर से जो अपोज करेगा वो इसका मास करेगा, क्या चीज, k2 x2, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, कॉमन थोड़ी है ये वाला k2, तो k2 x2 और मास m2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, ये हो जाएगा m2। तो क्या इक्वेशन बनेगी, k1 x2 माइनस x1 इक्वल टू m2 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर प्लस k2 x2, ठीक है। लाप्लास ले लो इसका, कितना आ जाएगा, k1 x1s माइनस x2s, ठीक है, इक्वल टू एस स्क्वायर m2 x2s प्लस k2 x2s। अच्छा, मुझे यहां से x2 चाहिए ना, x1 को तो रिप्लेस करना है, तो यहां से x1 की वैल्यू निकाल दो, तो ये आ जाएगा k1 x1s, और इधर की तरफ से मैं x2s को अगर कॉमन लूं तो ये आ जाएगा स्क्वायर m2 प्लस k2, और इधर से माइनस ये भी प्लस चला जाएगा, प्लस k1, ठीक है जी। ये आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई, k1 को भी मैं इसके नीचे ले जाऊं अगर, तो यहां से इसको हटा के मैं यहां ले जाता हूं अपॉन में k1, तो ये आ गई x1 की वैल्यू। इस x1 की वैल्यू को उठा के रख दो इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, fs इक्वल टू, x1 की जगह यहां पर है पहले से एस स्क्वायर m1 प्लस k1, एस स्क्वायर m1 प्लस k1, ठीक है, और इसकी जगह पे आ जाएगा ये, तो इंटू एस स्क्वायर m2 प्लस k1 k2 अपॉन k1, तो ये पूरी चीज क्या आ गई हमारी, x1s, ठीक है, x1s, और प्लस k2 x2, सॉरी ये तो केवल हमने ये वाली वैल्यू रखी, माइनस k1 x2s, k1
x2s। तो ये आ गया, यानी कि fs इक्वल टू आ गया अब हमारे पास, x2s को मैं कॉमन ले लेता हूँ पूरी तरह से, और ये हो जाएगा s स्क्वायर m1 प्लस k1 s स्क्वायर m2 प्लस k1 प्लस k2 अपॉन k1 माइनस k1। ठीक है, या मैं इसका पूरे का डिनोमिनेटर ले लूं और इस k1 का स्क्वायर कर दूं, तो ये आ गया मेरे पास। तो यहां से x2s अपॉन fs इक्वल टू आ जाएगा बेटा k1 अपॉन s स्क्वायर m1 प्लस k1 s स्क्वायर m2 प्लस k1 प्लस k2 माइनस k1 स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। जितना मिनिमाइज करना चाहते हो कैलकुलेट कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेट कर लो, नहीं करना चाहते हो यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस मैकेनिकल सिस्टम। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ा सा ना, कि कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालना। एक ही तरीका है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, लाप्लास लगाओ, जो रेशो चाहिए वो रेशो बनाओ। ठीक है, जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। तो हमको यहाँ पे x1 नहीं चाहिए था, x1 को हमने रिप्लेस कर दिया दूसरी इक्वेशन से यूज करके। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें मास नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मास के बेस पे इक्वेशन नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 99% मास बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मास से ज्यादा जरूरी है डिस्प्लेसमेंट, वो हमें दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे मास आपको दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, और डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं कि भाई जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अब यहां समझिए कि इस पॉइंट पे समझिए कि ये स्प्रिंग अगर नीचे खींच रहा है तो ये एक फोर्स लगा रहा है F A2, और इस फोर्स का अपोज कौन कौन कर रहा है, A1 और FB1। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी मेरी। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी F A2 इक्वल टू FB1 प्लस FA1। यही तो है, A1 और B1, राइट। तो K2 कितना हो जाएगा, FK2 को मैं क्या लिख सकता हूं, K2 x0, क्योंकि इस K2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, केवल x0। B1 जो है x1 x2 के बीच में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, B1 dx1 माइनस x0 अपॉन dt। ठीक है, और K1 में भी यही करेंगे, x1 माइनस x0 प्लस K1 x1 माइनस x0। लाप्लास ले लो, कितना हो जाएगा, A2 x0s इक्वल टू B1s x1s माइनस x0s प्लस K1 x1s माइनस x0। ठीक है जी, ये आ गया। हमको चाहिए x0 अपॉन x1। ठीक है, x0 अपॉन x1, ये दोनों ही चीजें हमको चाहिए। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा हमारा। तो x0 इधर भी है इधर भी है, तो सबसे पहले अगर मैं x0 को कॉमन ले लूं तो K2 तो इधर ही है, इधर से x0 आएगा तो B1s के साथ आएगा, प्लस होके आएगा, तो प्लस B1s, इधर से आएगा तो K1 प्लस K1, ये तो आ गया x0। और अगर मैं x1 को ले लूं तो इधर से आएगा B1s और इधर से आएगा K1। ठीक है, मुझे चाहिए x0 अपॉन x1, तो x0s अपॉन x1s इक्वल टू x इंटू B1 प्लस K1 अपॉन इंटू B1 प्लस K1 प्लस K2। आ गया ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मुझे टारगेट मेरा पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं।
तो मुझे टारगेट को ध्यान रखना है कि मुझे तो x0 और x1 निकालना है, बस इसी के पीछे चलते हैं, इसी के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। दो तीन चीजें, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इन चीजों को कि कैसे डिस्प्लेसमेंट को कब कॉमन लेना है, कहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, कहाँ पे डैम्पर को यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। जब चीजें प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीजें हो जाती है। तो एक क्वेश्चन ये आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन रखिए, इसको मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज का। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप ट्राई करेंगे, मुझे आप कमेंट करके बता देंगे या मैसेज करके बताएंगे कि सर नहीं हो पाया। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ये सभी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स, उसको हम स्टडी करें। ठीक है, और उसके बाद फिर मैसन गेन, दो टॉपिक हमारे रहते हैं, दोनों से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो टॉपिक चलने वाले हैं इसके लेक्चर के आगे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।